वोल्टेज है आरसी सर्किट की वोल्टेज होगी I इंटू जेड। LR सर्किट होता तो भी I इंटू जेड, LCR होता तो भी I इंटू जेड, केवल R वाला होता तो I इंटू आर लेते, केवल L वाला होता तो I इंटू एक्सएल लेते। इन दिस वे यू विल डू। तो I नॉट स्क्वायर 0.20 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल R, आई थिंक 3 वॉट आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब सेकेंड पार्ट में व्हाट ही इज सेइंग, इफ द कैपेसिटर इज रिमूव्ड बट द करंट इज kept the same, what is the average power consumed in the resistor alone? कैपेसिटर को रिमूव कर दिया और रजिस्टर को रहने दिया, केवल कैपेसिटर हटा दिया, रजिस्टर को रहने दिया और करंट वही फ्लो कर रही है, करंट वही फ्लो कर रही है। तो एवरेज पावर वही कर देते हैं V नॉट बाई रूट टू, I नॉट बाई रूट टू, और कॉस यहां पर 0 हो जाएगा क्योंकि ओनली रेजिस्टेंस वाला सर्किट है और ओनली रेजिस्टेंस में फेज एंगल 0 होता है, तो कॉस 0 रख दो। ये तो हो गया 1 और V नॉट, क्योंकि रजिस्टर का सर्किट है तो I नॉट इंटू आर लोगे इस बार। पिछली बार जेड लिया था क्योंकि LR था, इस बार केवल R है। देखो वही चीज आ गई जो पहले आया था, तो आंसर वही आएगा 3 वॉट। I नॉट स्क्वायर R अपॉन 2, क्योंकि आंसर इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि इस सर्किट में भी जो पावर डिसिपेट हो रही है वो रेजिस्टेंस में ही हो रही है। इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर डिसिपेट होती ही नहीं है। तो यहां जो पावर डिसिपेट हो रही वो कैपेसिटर में हो रही है, इसमें हो रही रेजिस्टेंस में, और केवल रजिस्टर है तो इसी में डिसिपेट हो रही है। दैट्स व्हाई इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग द सेम आंसर्स। हेलो, हाँ नमस्ते, हाँ हाँ आप यार ये तो भाभी पूछ लो। अच्छा हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है। कौन सा रूम है? हाँ ऊपर पीछे वाला। अच्छा तो भाभी से एक बार बात कर लो, चाहे हम कर लें, हम करके बता देते हैं। ठीक, मैं उसका बताना है उनको। अभी आए हुए हैं क्या वो लोग? तो अभी बस 15-20 मिनट में मेरी क्लास खत्म होगी, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें पूछ के। हैं ठीक तो yes, this question is clear. Yes, sir. Okay. Any yes. सर इस क्वेश्चन में भी मतलब कैपेसिटर या इंडक्टर का कहीं यूज ही नहीं होता तो आंसर तो सेम आएगा ही। नहीं, आंसर इसलिए सेम आया है क्योंकि जब हमने पावर डिसिपेटेड बताई थी तो इंडक्टर के क्रॉस पावर इज नॉट डिसिपेटेड, कैपेसिटर के क्रॉस एवरेज पावर डिसिपेटेड 0 थी, तभी हमने वॉटलेस करंट को डिफाइन किया था, राइट। तो जब तुम्हारे पास आरसी सर्किट है तो जितनी भी ये 3 वॉट पावर डिसिपेट हो रही है रेजिस्टेंस में ही डिसिपेट हो रही है, कैपेसिटर में कुछ नहीं डिसिपेट हो रही। और सेकेंड पार्ट में हमने कैपेसिटर हटा दिया है, इसलिए पावर डिसिपेट वही रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अभी भी है जहां पावर डिसिपेट हो रही थी। Sir, but in the first part, what is the use of giving the capacitor? उसने पूछा है कि ये आरसी सर्किट है, इसमें पावर डिसिपेट निकालो तुम, बस उसने पूछा है तुमसे।
और दूसरे पार्ट में उसने कैपेसिटर को हटा दिया, जिससे कि अगर तुम्हारा आंसर सेम आए तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो कि आंसर सेम कैसे हो गया जब कैपेसिटर हट गया। तो बात यह है कि कैपेसिटर में तो पावर डिसिपेट ही नहीं हो रही थी, इसीलिए आंसर सेम आ रहा है। यू कैन राइट डायरेक्ट आंसर ओवर हियर 3 वॉट, क्योंकि कैपेसिटर हट गया है पावर के लिए। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। हाँ, वो तो क्वेश्चन फ्रेम किया था उसने आरसी लेके और पावर निकलवा दी थी तुम्हें। उसके बाद उसने कहा कैपेसिटर हटा के केवल रेजिस्टेंस बचा है, तब पावर निकाल दो। यस, एनी अदर प्रॉब्लम? सर क्वेश्चन नंबर 60। 60। Now read question number 60 everyone. I have given this question on your WhatsApp, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ठीक से रीड नहीं करोगे देन क्लियर नहीं होता है फिर वो। सो रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। 1.9 हेनरी इंडक्टर। तुरंत फिगर बनाया करो जिससे कि क्वेश्चन एनालाइज करने में इजी रहता है। 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एंड 25 ओम रजिस्टर are connected in series to an AC source of EMF V is equal to 282 sin 100 t volt. Find for the circuit first net reactance, second impedance, third RMS current, and fourth rate of dissipation of heat. So LCR circuit you have नेट रिएक्टेंस निकालना है, तो पहले तो तुम XC निकाल लो, XL निकाल लो, क्योंकि LCR सर्किट है और बहुत सी चीजें पूछी हैं। सो यू विल बी रिक्वायरिंग XL, कहीं XL जरूरत होगी कहीं XC, तो XL फाइंड कर लो। इस इक्वेशन को देखो, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो कंपैरिजन में ओमेगा कम्स टू बी 100, तो XL इज इक्वल टू 100 इंटू L की वैल्यू 1.9, सो दिस विल बी 190 ओम। और इसी तरह XC निकाल लो, 1 बाय ओमेगा C, 100 और C की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये शायद 100 आएगा। किसी को डाउट हो तो बोलो। इस सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय इंडक्टर कॉइल इज 190
कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर 100, कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम। अब यहां पे एक नया टर्म आया है, अभी तक तुमसे कहता था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालो, इंपीडेंस फाइंड करो। नाउ ही इज सिंपली सेइंग रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस का मतलब है इनका नेट वैल्यू। सो जो रिएक्टेंस का फॉर्मूला होगा, रिएक्टेंस विल बी एक्सएल डिफरेंस एक्सी। एक्सएल और एक्सी के डिफरेंस को रिएक्टेंस बोलते हैं। और ये आ जाएगा 190 माइनस 100, 90 ओम इज द रिएक्टेंस वैल्यू। और अगर पूछे इस रिएक्टेंस का नेचर क्या है, तो नेचर बताओगे इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मोर। तो जब भी रिएक्टेंस फाइंड करना होगा और जिस सर्किट में एल और सी दोनों हों, अगर मान लो सर्किट में केवल एल है या एल आर है, तो रिएक्टेंस अगर उसने बोल दिया तो वो एक्सएल ही है, फिर वहां पे कोई चांस वो नहीं है। लेकिन एल और सी दोनों हैं, सो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल फाइंड करो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी फाइंड करो, और दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल गिव यू द रिएक्टेंस। और अगर एक्सएल ग्रेटर है तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंस विल बी इंडक्टिव, और अगर एक्सी बड़ा होगा तो नेचर ऑफ रिएक्टेंस विल बी कैपेसिटिव। किसी को कोई डाउट इसमें? यस, डाउट? ओके। सेकेंड पार्ट में इम्पीडेंस, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इम्पीडेंस इज इक्वल टू √R² प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी लगा दो, आंसर आ जाएगा। दैट इज आर तुम्हें दिया है 25 का स्क्वायर, और एक्सएल डिफरेंस एक्सी निकल चुका है, तो सीधे 90 का स्क्वायर कर दो और जेड भी निकल आएगा इम्पीडेंस। $93.4 आ रहा है आंसर, देख लो तुम्हारा क्या आ रहा है। देन थर्ड पार्ट कैलकुलेट करके बताओ। थर्ड पार्ट में तुम्हें निकालना है IRMS। तो IRMS जो होगा वो VRMS अपॉन जेड होगा। IRMS निकालोगे तो वो V/Z होगा, क्योंकि LCR सर्किट है, इंपीडेंस विल बी टेकन इनटू अकाउंट। और VRMS यहां पे होगा V0/√2, 282 डिवाइडेड बाय √2 अपॉन जेड 93.4। सीधे 282 को ना डिवाइड कर देना, नहीं तो I0 निकल के आएगा, फिर उस I0 को IRMS में बदलना होगा तुम्हें। उसने RMS पूछा है, जबकि वोल्टेज जो तुम्हें सीधे दिख रही है वो पीक दिख रही है। तो या तो यहां पे कन्वर्ट कर लो, या पीक करंट निकाल के फिर बाद में IRMS कन्वर्ट कर दो। किसी को डाउट हो तो बताओ। Then what you will do in fourth part? Anybody give the idea? What do you do in fourth part? इसका 2.135 एम्पियर आंसर आना चाहिए। फोर्थ पार्ट में बताओ, किसी के पास कोई आइडिया हो तो बोलो। VRMS IRMS और इनटू R अपॉन Z, मतलब रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट का मतलब हुआ पावर। रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, इसका मतलब हुआ पावर। VRMS लगा दो, IRMS cos पाई, cos पाई की जगह R/Z ले लो, सीधे खत्म करो।
VRMS तो cos phi क्यों लिखा है? cos phi की जगह R by Z। तो क्यों? R by Z होता है, और क्यों? LCR सर्किट खोल के देखो, LCR सर्किट में देखो, हमने R by Z जनरल बताया था cos phi की वैल्यू, जो 2 के कॉम्बिनेशन है या 3 का कॉम्बिनेशन है उसमें। cos phi तो, लेकिन cos phi से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? P इक्वल टू VI होता है। AC सर्किट में एवरेज पावर डिसिपेटेड का फार्मूला है VRMS IRMS cos phi। वो V इंटू आई जो होता है वो DC सर्किट में होता है, राइट? AC सर्किट में पावर डिसिपेटेड VRMS IRMS cos phi। तो VRMS हुआ 282/√2, IRMS तो खैर हमने निकाल ही रखा है, तो 2.135 लगा दो, और R की वैल्यू दी है 25, और Z भी निकाल रखा है 93.4। You will get the average power, that is rate of dissipation of heat। AC सर्किट में चूंकि वोल्टेज और करंट कंटिन्यूअसली चेंज होती है, और कौन सा सर्किट है वो डिसाइड करेगा हाउ मच पावर विल बी डिसिपेटेड। तो उसमें जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पावर डिसिपेटेड का, दैट वाज VRMS IRMS cos phi। और LCR या LR या RC या ये सर्किट हैं तो cos phi को R by Z कर लेते हैं, और अगर केवल रेजिस्टेंस का सर्किट होता तो phi 0 हो जाता, तो cos 0 1 हो जाता, तब V इंटू आई से ही काम चल जाता। और अगर सर्किट में केवल L और C लगे हैं, L और C लगे हैं, तो उस केस में फेज एंगल 90 डिग्री आता है, और उस केस में पावर डिसिपेट ही नहीं होती है L और C के केस में। Any other problem? Yes, any other problem? Anyone? बस तो 62 में भी यही फॉर्मूला लगेगा। 62 क्वेश्चन में इन एन एसी सर्किट R दिया है, Z दिया है, VRMS दिया है। हाँ, एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल VRMS IRMS cos phi बता देता हूं। उसमें हिंट में दूसरी तरीके से दिया है, वही कंफ्यूज कर देता है तुम लोगों को। इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62, R इज एसी सर्किट में R 40 ओम है, Z 50 ओम है, एंड VRMS इज 200 वोल्ट। दिस इज एन AC सर्किट्स। एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल यू हैव टू फाइंड। तो AC सर्किट में जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड होती है दैट इज VRMS IRMS cos phi। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। P average is equal to VRMS। नाउ अब क्वेश्चन में देखो, तुम्हें IRMS नहीं दिया है, या तो तुम IRMS की वैल्यू डेटा से निकालो, यहां से निकाल सकते हो, या IRMS की जगह VRMS अपॉन Z यहीं पे रख दो। IRMS जो है AC सर्किट में क्या होगा, VRMS अपॉन Z, और cos phi की जगह R by Z रख दो।
cos phi क्या हो जाएगा, r by z। अब सारी वैल्यूज तुम्हें गिवन है, you put the values, you will get the answer। एवरेज पावर VRMS 200 into 200, R की वैल्यू 40 और Z स्क्वायर हो गया तो 50 into 50, 54 जा 54 जा 640 वॉट आ जाएगा आंसर। और उसने जो उसमें दिया है P = I मैक्स स्क्वायर इंटू R। अब ये कंफ्यूज करने लगता है तुम्हें कि ये फॉर्मूला एवरेज पावर का कब लगेगा। फॉर्मूला यही बेसिक लग रहा है, वो डिफरेंट फॉर्म कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में आई दिया भी नहीं है, अब वो फॉर्मूला अगर लगाओगे तो आई निकालना पड़ेगा, और VRMS की जगह IRMS कन्वर्ट किया है तो वो फॉर्म आ गई है। तो दैट इज द पर्टिकुलर फॉर्म। बेसिक यहीं से स्टार्ट लो, यहां से लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? इफ नो, then I will over the class today. I have to go somewhere, so I will leave early. No problem? चैप्टर खत्म हो गया? ये चैप्टर तो खत्म ही हो गया, बस वो एक वो रह गया है, उसका डायग्राम बताना है बस। AC जनरेटर का 10 मिनट का काम है वो। अब न्यूमेरिकल लगाओ, चैप्टर तभी खत्म होगा व्हेन यू विल डू न्यूमेरिकल।